नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। बहुत सारे मैसेजेस आए मुझे। पिछले 2 हफ्तों से मैंने वीडियो नहीं बनाया था, कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से। मैंने छुट्टी ली हुई थी बिकॉज आई वॉज गेटिंग मैरिड, सो नाउ माई स्टेटस हैज चेंज फ्रॉम अनमैरिड टू मैरिड। नाउ ड्यूरिंग दिस टाइम बहुत सारे मैसेजेस आए मुझे, व्यूअर्स के, एस्पिरेंट्स के। बहुत सारे लोगों ने पूछा मुझसे कि सर तबीयत ठीक है नहीं, व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाई यू आर नॉट मेकिंग वीडियोस, वी आर मिसिंग योर वीडियोस। तो आई वॉज कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड बाय दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, सो थैंक यू वेरी मच फॉर द मैसेजेस एंड लेट मी अश्योर यू कि आई एम बैक। और आज से हम लोग फिर से उसी जील, उसी विगर से हम लोग डिस्कशन वापस शुरू करेंगे, राइट। तो आज मैं अपना यहाँ पे पहला वीडियो रिलीज कर रहा हूँ। ऑल्दो करंट अफेयर्स रिलेटेड नहीं है, लेकिन एग्जाम से रिलेटेड है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 से रिलेटेड वीडियो है ये। इनफैक्ट इसकी तैयारी मैं शादी के दौरान ही कर रहा था, तो रिकॉर्ड करने का मौका मुझे आज मिला है। सो लेट अस बिगिन एंड लेट्स टॉक अबाउट सम प्रीलिम्स हैक्स, यानी कि आपको प्रीलिम्स में कुछ मदद देने के लिए कुछ चीज मैंने बनाई है, जहां पे मैंने प्रीलिम्स 2020 के कुछ सवाल उठाए, जिससे कि आपको कुछ हैक्स, कुछ शॉर्टकट्स बताने वाला हूं विच विल हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने दीजिएगा फिर से, क्योंकि अगर मैं प्रीलिम्स के ऊपर कोई वीडियो बना रहा हूं तो मैं हमेशा आपको बताता हूं कि क्रेडेंशियल्स होनी चाहिए। आई हैव गिवन यूपीएससी इंटरव्यूज 3 टाइम्स और मेरा प्रीलिम्स का स्कोर कंसिस्टेंटली काफी अच्छा रहा है। जब मैंने इंटरव्यू दिया था तब मेरा प्रीलिम्स का स्कोर रहा था एक बार 112, एक बार 136, एक बार 127। इसके अलावा भी डिसेंट स्कोर आया है मेरा। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम चैनल का आईडी सेम है एंड आई एम बैक अगेन, राइट। चलिए शुरू करते हैं हमारी जो प्रीलिम्स की हैक है, प्रीलिम्स की कुछ शॉर्टकट्स है, उसकी डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मुझे एक कॉशनरी नोट देनी है। कॉशनरी नोट मतलब कि आपको ये चीजें इस्तेमाल कब करनी है। देखिए, चलिए मैं आपको बताता हूं यूजुअल एस्पिरेंट के बारे में। देखिए, ये है बेल कर्व, यानी कि एक एंड पे आपको मिलेंगे एक तरह के स्टूडेंट, आपको दूसरी एंड पे मिलेंगे दूसरी तरह के स्टूडेंट, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2.5% ऑन दिस साइड हु आर क्वाइट सर्टन कि उनका नहीं होगा, 2.5% ऑन दिस साइड क्वाइट सर्टन कि उनका हो जाएगा, राइट। लेकिन यूजुअल एस्पिरेंट आपको मिलेगा मेजॉरिटी एरिया में बेल कर्व में। अब यहां पे क्या होता है, हर एस्पिरेंट के साथ 100 सवाल होते हैं। 100 में से हम क्वाइट श्योर कि जब भी आपने मॉक दिया है, जब भी आपने पहले प्रीलिम्स भी दिए, तो आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि यू हैव सॉल्व्ड अराउंड 40-45 क्वेश्चंस, यानी कि आपको अप्रोक्सीमेटली 90 मार्क्स के आसपास पता है। आप 90 मार्क्स बहुत ही आसानी से स्कोर कर रहे हो या फिर डिसेंटली स्कोर कर रहे हो। लेकिन वो जो आखिरी पुश चाहिए, जहां पे आप 90 से आप 120 या फिर 110 के आसपास पहुंचोगे, विच इज कंसिडर्ड एज अ सेफ स्कोर फॉर क्लियरिंग प्रीलिम्स, उस चीज के लिए यहां पे हैक्स बने। हैक्स इन द सेंस, कुछ सवाल होते हैं। देखिए, एक तरह के एस्पिरेंट होते हैं यहां पे जो समझ लीजिए कि 60 सवाल करके आते हैं, 60 के 60 सही है तो 120 स्कोर है, कोई जरूरत ही नहीं है रिस्क लेने की। अब दूसरे एंड पे ये स्टूडेंट है जहां पे बिल्कुल ही होप नहीं है होने की, लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स है यहां पे जहां पे उन्हें कैलकुलेटेड रिस्क लेने की जरूरत पड़ती है, यानी कि जो भी आपने श्योर शॉट सॉल्व किया है उससे आपको कितने आ रहे हैं और आपको कितना रिस्क लेना है। और ये जो हैक्स मैं आपको बताने वाला हूं, ये केवल उस एजुकेटेड गेस के लिए, उस थोड़े से रिस्क के लिए इस्तेमाल करना है, राइट, नॉट फॉर द एंटायर एग्जामिनेशन। एंटायर एग्जामिनेशन के लिए हार्डवर्क आपको डालनी है, आपको मॉक्स देनी है कंटिन्यूसली, आपको अपनी स्ट्रेंथ जाननी है, क्या मैं इस एंड ऑफ स्पेक्ट्रम का स्टूडेंट हूं या फिर इस एंड ऑफ स्पेक्ट्रम का स्टूडेंट हूं, ये जानना है। और मेजॉरिटेरियनली किस तरफ टिल्ट है आपका, क्योंकि आपको उस चीज पे देखना है कि कितने एजुकेटेड गेसेस लेने हैं। तो ये आपको हैक्स जो है, दीज आर द लास्ट मिनट हैक्स, जहां पे आपको वो लास्ट 10 सवाल, 8 या 10 सवाल जो मेक और ब्रेक कर सकते हैं आपका प्रीलिम्स, उस चीज के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हैक तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है। अब आपको ये लग रहा होगा सर ये तो आप बड़ी घिसी पिटी बातें कर रहे हो, ये मुझे पता है प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, टेल मी समथिंग न्यू, बट बेयर विथ मी फॉर सम टाइम, क्योंकि मेरा पूरा डिस्कशन इसी चीज से जुड़ा हुआ है। तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे आंसर नहीं पता है, लेकिन मैं कोई ना कोई ऑप्शन एलिमिनेट जरूर कर सकता हूं, कोई एक स्टेटमेंट होगा जिसको मैं एलिमिनेट कर सकता हूं, तो उन चीजों पे फोकस है। चलिए कुछ सवाल उठाते हैं प्रीलिम्स 2020 से और देखते हैं। पहला सवाल ये है, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यानी कि आपको पहले तो ध्यान देना है 1991 में क्या हुआ था, एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, उस रिफॉर्म के बाद क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ इंडिया में, लिबरलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन की ज्यादा बातें चलने लगी, तो उसका परिणाम क्या हुआ इवेंचुअली, राइट। स्टेटमेंट उससे जुड़े। तो पहला स्टेटमेंट ये है,
वर्कर प्रोडक्टिविटी रुपीज पर वर्कर एट 2004-2005 प्राइसेस इंक्रीज्ड in rural areas. Worker productivity rupees per worker at 2004-2005 prices increased in urban areas while it decreased in rural areas. अब ऐसे सवाल जब आप देखोगे तो स्टूडेंट थोड़ा सा फ्लमक्स हो जाता है, यानी कि अचंभित हो जाता है कि ये कैसे सवाल है, इतना ज्यादा डेटा है तो ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। घबराना नहीं है, आपको प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यूज करना है। अब ये सवाल, ये समझ लीजिए डेटा मुझे पता नहीं है। दो स्टेटमेंट है, ये कह रहा है कि वर्कर प्रोडक्टिविटी अर्बन एरियाज में इंक्रीज हुई है और रूरल एरिया में डिक्रीज हुई है। अब ये मुझे पता नहीं है तो मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अब दूसरा स्टेटमेंट है द परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन वर्कफोर्स स्टेडीली इंक्रीज। अब देखिए यहां पे ध्यान देना आपको, स्टेडीली के ऊपर और इंक्रीज के ऊपर, ये भी मैं क्वाइट श्योर नहीं हूं, लेकिन मोस्ट लाइकली ये गलत स्टेटमेंट है, लेकिन फिर भी मुझे ये नहीं पता है, ठीक है। अब तीसरे स्टेटमेंट पे चलते हैं। देखिए तीसरा स्टेटमेंट क्या है, इन रूरल एरियाज द ग्रोथ इन नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीज। अब इसके ऊपर सोचना है। देखिए जब से लिबरलाइजेशन हुआ है, प्राइवेटाइजेशन हुआ है, ग्लोबलाइजेशन हुआ है, तो हम लोग हमेशा बात करते हैं नॉन फार्म इनकम की। फार्म इनकम तो है ही एग्रीकल्चर से, लेकिन नॉन फार्म इनकम के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, मिक्स्ड फार्मिंग की बात कर रहे हैं। सरकार क्रेडिट दे रही है, सरकार पैसे दे रही है कि आप डेयरी फार्म ओपन कीजिए, लाइव स्टॉक फार्मिंग कीजिए, फिशरीज कीजिए, कुछ और कीजिए, एलाइड एक्टिविटीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। तो इससे हम लोग ये जान सकते हैं कि बिल्कुल नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीज हो रही है। तो ये स्टेटमेंट बहुत हद तक सही है। तो जैसे ही आप तीन को करेक्ट कर लोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि मेरा जवाब ईदर बी है या फिर सी है, क्योंकि स्टेटमेंट 3 किस चीज में, स्टेटमेंट 3 केवल इन दो ऑप्शंस में, तो आपने 50% एलिमिनेट कर दिया, तो ए तो नहीं है, डी भी नहीं है, तो 3 और 4 में, तो 3 तो सही है। अब चौथे पे चलते हैं। अब देखिए यहां पे तो ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज्ड। अब इस स्टेटमेंट के ऊपर आपको डाउट आएगा, लेकिन एब्सोल्युटली सही स्टेटमेंट है। इसको कैसे आपको अंडरस्टैंड करना है, देखिए जैसे आप इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बात करोगे, 1991 की बात करोगे, तो आपको पता है कि 1991 के बाद क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, एफडीआई आया, बहुत सारे कंपनीज आए, करेक्शन। तो इससे क्या हुआ, हम लोग जानते हैं कि माइग्रेशन हुआ। अब माइग्रेशन हुआ मतलब रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में लोग चलते गए, तो ग्रोथ रेट रूरल एम्प्लॉयमेंट का डिक्रीज होगा ही होगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इससे आपको ऑलरेडी जवाब मिल चुका है कि द आंसर इज बी, 3 and 4 ओनली। तो 1 और 2 के बारे में आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेटा दिया हुआ है। 2004-2005 के प्राइसेस दिए हुए, स्टेडीली इंक्रीज, यहां से आपको ऑलरेडी लग रहा था गलत है, तो रीच टू दिस पर्टिकुलर कंक्लूजन दैट आंसर इज बी, राइट। तो ये है पहला हैक, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। एक और सवाल उठाते हैं और देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। देखिए, विथ रेफरेंस टू इंटरनेशनल ट्रेड एट प्रेजेंट इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको ध्यान देना है, एट प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, राइट। सवाल को देखकर ऐसा लगता है कि डेटा ओरिएंटेड है, टफ सवाल लगता है, लेकिन जैसे ही आप स्टेटमेंट्स पढ़ोगे तो आप रियलाइज करोगे कि काफी आसान सवाल है, राइट। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इट्स मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स। अब ये तो हमें पता है, जैसे ही आप पहला स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा चौथा स्टेटमेंट भी उससे जुड़ा हुआ है, इंडिया सफर्स फ्रॉम एन ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट। ये तो हम जानते ही, इंडिया के पास कैड है। इसका मतलब क्या है, इंडिया के एक्सपोर्ट्स कम है और इंपोर्ट्स ज्यादा है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स, ये तो हम जानते हैं। तो स्टेटमेंट्स 1 and 4 दोनों सही होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि 1 और 4 किस में, तो आपको ऑलरेडी आंसर मिल ही जाएगा कि आप सीधे पहुंच जाओगे डी पे। लेट्स रीड द स्टेटमेंट्स फर्दर टू कंफर्म, राइट। अब स्टेटमेंट 2 क्या है, इंडियाज इंपोर्ट्स ऑफ आयरन एंड स्टील केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड मशीनरी हैव डिक्रीज्ड इन द रिसेंट ईयर्स। अब अगर आपने प्रिपरेशन की हुई है, अगर आपने नॉर्मल न्यूज भी पढ़े हुए हैं, तो आप जानते हैं कि इंडिया की इंपोर्ट्स ऑफ आयरन एंड स्टील हैव इंक्रीज्ड, दे हैव नॉट डिक्रीज्ड, राइट। तो इससे आपको पता चलेगा ये तो गलत है। तो जहां जहां 2 है तो आप एलिमिनेट भी कर दोगे, तो यू डायरेक्टली रीच टू द आंसर। अब थर्ड तो एग्जैक्टली करेक्ट स्टेटमेंट है। जैसे थर्ड स्टेटमेंट पढ़ोगे आप, इंडियाज एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज आर मोर देन इट्स इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये सब जानते हैं। अब जैसे ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात करोगे, आप सिंपली बात कीजिएगा आईटी सर्विसेज के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज बहुत ज्यादा है, कर्नाटका इज नंबर 1 इन दैट। सो यू नो दिस स्टेटमेंट, तो यू इवेंचुअली रीच टू आंसर 1, 3 and 4। अब ये तो हैक काफी आसान है, ये जहां पे आप धीरे धीरे एलिमिनेट करते रहोगे, राइट। तो ये आपको कब इस्तेमाल करना है, जब आप सारे शॉर्ट खत्म कर दोगे, जब आप देख लोगे कि आप उस डेंजर जोन में है जहां पे आपको थोड़े से एजुकेटेड गेसेस लेने, तो यूज दीज हैक्स, राइट। सो हैक 1 वाज वेरी कॉमन, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। लेट्स टॉक अबाउट हैक 2 व्हिच इज मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट। अब यहां पे आपको क्या करना है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस करना है। जैसे ही आप रीड बिटवीन द लाइंस करना शुरू कर दोगे,
बहुत बार आप डायरेक्टली आंसर पे पहुंच जाओगे, राइट? तो चलिए जानते हैं रीड बिटवीन द लाइंस कैसे करना है। एक सवाल देखते हैं और हाउ यू आर सपोज टू रीड बिटवीन द लाइंस इन द क्वेश्चंस। फर्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड सवाल है, साउथ एशियन ट्रेड से रिलेटेड सवाल है। बहुत बार ऐसा होता है कि डेटा आपको याद नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ चीजें होती है। डू नॉट वरी अबाउट दिस। स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट है, वैल्यू ऑफ इंडिया श्रीलंका ट्रेड हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड। अब रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब क्या है, आप उन पेक्यूलियर टर्म्स को, पेक्यूलियर चीजों को पिक आउट करें जिससे कि आपको सही जवाब मिलेगा। सबसे पहले तो यहां पे आपको ध्यान देना है कंसिस्टेंटली के ऊपर। अब जैसे कंसिस्टेंटली मतलब ग्राफ कैसा होना चाहिए इंडो श्रीलंका ट्रेड का, इट शुड कंसिस्टेंटली इंक्रीज, राइट? अब ये हुआ है या नहीं? अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशंस फॉलो किए तो जब भी राजपक्सा ब्रदर्स रहे तो इंडिया श्रीलंका की रिलेशंस उतने अच्छे नहीं रहे, तो इट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल दैट दे हैव नॉट इंक्रीज्ड कंसिस्टेंटली। तो स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो जैसे ही 1 रॉन्ग है, यू एलिमिनेट ए एंड यू एलिमिनेट डी, राइट? तो अब आपको जानना है 2 और 3 के बीच में क्या सवाल, क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या है, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ये तो एब्सोल्युटली हमें पता है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट पे चलते हैं और देखते हैं दैट इन द लास्ट 5 years नेपाल हैज बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन साउथ एशिया। अब यहां पे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर के ऊपर ध्यान दीजिए। क्या आपको लगता है कि नेपाल इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है? ये स्टेटमेंट गलत है। और अगर आपने पढ़ा है साउथ एशिया के बारे में और ये आपको डेटा जानना है, अगर आपको नंबर्स पता नहीं है तब भी आपको पता होना चाहिए कि हु इज आवर लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, इट इज एब्सोल्युटली बांग्लादेश। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, यू गेट टू द आंसर 2। तो ऐसे आपको रीडिंग बिटवीन द लाइंस करनी है और पेक्यूलियर टर्म्स को उठाना है। कंसिस्टेंटली इंक्रीज्ड, स्टेडीली इंक्रीज्ड, स्टेडीली डिक्रीज्ड, या फिर एब्सोल्यूट टर्म्स देखने हैं कि एब्सोल्युटली जो गलत स्टेटमेंट होता है उसको एलिमिनेट कर देना है, राइट? तो हैक 2 में आपको try to read between the lines. Let's take one more example to understand this hack further. देखिए सवाल पढ़ते हैं, which of the following statements explains the impact of industrial revolution during the first half of 19th century? Now you have to read between the lines here and understand the question. अब understand क्या करना है? सबसे पहले तो आपको देखना है explains the impact के ऊपर देखना है। इसका मतलब यह है कि कुछ हुआ जिसकी वजह से कुछ परिणाम हुआ, इंपैक्ट हुआ, ठीक है? और कब हुआ? अब आपको देखना है फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। सबसे पहले तो आपको टाइम पीरियड देखना है। जैसे आपको ये आएगा, आप अपने पेपर के बगल में ही लिख लीजिए कि ये टाइम पीरियड कौन सा है। देखिए फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी मतलब 1801 से लेकर 1850 तक। अब आपको ध्यान देना है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऊपर और देखना है कि क्या हुआ यहां पे। सबसे पहला विकल्प है आपके पास, इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर रूइंड। अब हम जानते हैं मोर और लेस, यस सही लग रहा है तो, लेकिन सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं। लेट्स कीप दिस इज एन ऑप्शन। अब दूसरा विकल्प या दूसरा स्टेटमेंट क्या है, मशीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन लार्ज नंबर्स। सो रीड बिटवीन द लाइंस, इन लार्ज नंबर्स। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो आया था ब्रिटेन में, हम जानते हैं, लेकिन क्या ब्रिटिश लोगों ने मशीन्स को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में? नहीं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब आया था? 1750 अप्रोक्सीमेटली। पहले तो वो खुद ही इंडस्ट्रियलाइज हो रहे थे, तो वो इंडिया को कहां से इंडस्ट्रियलाइज करेंगे? वो इंडिया में मशीन्स कहां से लाएंगे? अगर हम लोग बात करेंगे, देखिए इंडिया में मिल की भी बात करें, किसी भी मशीन की बात करें, सबसे पहला मिल इंडिया में बना था कॉटन मिल 1818 में, लेकिन फेलियर था। इसके बाद 1854 में बना कॉटन मिल। उसके बाद धीरे धीरे से हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया पे है, लेकिन एट अ वेरी वेरी स्लो रेट। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अब थर्ड ऑप्शन क्या है, रेलवे लाइंस वर लेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब आपको देखना है मेनी पार्ट्स बिल्कुल गलत है ये। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि पहला रेलवे लाइन इंडिया में कब शुरू हुआ था? 1853 में। कहां से शुरू हुआ था? बॉम्बे से लेकर थाने तक। ये डेटा तो आपको पता होगा, तो आप इससे एलिमिनेट कर दोगे। अब आपको फोर्थ ऑप्शन पे जाना है, हैवी ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स। अब ये सही है क्या? आप जानते हैं नहीं, क्योंकि इंडिया को मार्केट बनाया गया था, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स से ब्रिटिश इंपोर्ट्स काफी इजीली इंडिया में आ रही थी। तो इंपैक्ट क्या हुआ कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर रूइंड, व्हिच वाज द इंपैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन इंडिया। कि इंडिया की जो आर्टिसंस थे, हैंडीक्राफ्ट्स थे, जो क्राफ्ट्समैन थे, उनकी नौकरी चली गई, उनके आर्टिकल्स चले गए। इंडियन आर्टिकल्स वर रिप्लेस्ड बाय मास प्रोड्यूस ब्रिटिश आर्टिकल्स।
तो इस तरह से आपको रीड बिटवीन द लाइंस करना है और एलिमिनेट करने और आंसर को इवेंचुअली ढूंढ निकाले, राइट। ये था हैक नंबर 2। चलिए चलते हैं हैक नंबर 3 के ऊपर। अब हैक नंबर 3 है जहां पे आपको एनालिसिस के ऊपर ध्यान देना है मेमोरी से भी ज्यादा। अब क्योंकि देखिए यूपीएससी एग्जामिनेशन में आप हिस्ट्री पढ़ते हो, आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, आप पॉलिटी पढ़ते हो, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको याद रखने पड़ते हैं, बहुत सारा डेटा आपको याद रखना पड़ता है, हिस्ट्री की बहुत सारी टर्म्स आपको याद रखनी पड़ती है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि मैंने पढ़ा हुआ है, आप हेड स्क्रैच करना शुरू करोगे, ये तो मैंने पढ़ा हुआ है कि हाउ आई कैन नॉट रिमेंबर दिस, राइट। तो उस चीज पे फोकस नहीं करना है, मेमोरी से भी ज्यादा एनालिसिस के ऊपर ध्यान देना है और उससे आपको चीजें एलिमिनेट करनी है और आंसर ढूंढना है। चलिए देखते हैं किस तरह से करना है। एक सवाल उठाते हैं, Who among the following rulers advise the subjects through this inscription? आपको पहले तो देखना है इंस्क्रिप्शन के ऊपर ध्यान देना है और पढ़ना है क्या लिखा हुआ है। Whoever praises his religious sect or blames other sect of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very very severely. अब इस स्टेटमेंट में क्लियरली लिखा हुआ है क्या, रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में। अब जैसे ही ये स्टेटमेंट आपको आएगा तो आपका दिमाग ऑलरेडी जाएगा अशोका के ऊपर। तो अशोका एक्चुअली सही जवाब भी है, लेकिन यहां पे आपको कुछ समझना है, कुछ एनालाइज करना है और इवेंचुअली आपको सही जवाब पे पहुंचना है। क्योंकि मैंने कहा था कि हैक है आखिरी वाले 8-10 सवाल जो आपको मेक और ब्रेक कराएंगे। तो अशोका इज एक्चुअली द राइट आंसर, तो सबको पता चलेगा कि अशोका इज द राइट आंसर, बट यू हैव टू टॉक अबाउट द अदर 3 नाउ। Other 3 options are also quite religious tolerant leaders or kings. जैसे समुद्रगुप्ता है, समुद्रगुप्ता जैसे आप पढ़ोगे तो हमें याद आ जाएगा इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन पे। ऑल्दो इतना ज्यादा रिलीजियस टॉलरेंस की बातें नहीं की है समुद्रगुप्ता ने, बट he was a patron of other religions also, right? He was a patron of Buddhism, he was a patron of Hinduism, he himself was Vaishnavite। तो ये सब हमें पता है, बट nonetheless इस स्टेटमेंट में आपको कितना स्ट्रांगली ये पता चल रहा है कि कोई अगर अपने रिलीजियस सेक्ट को ग्लोरीफाई कर रहा है तो वो अपने खुद के रिलीजियस सेक्ट को सीवियरली हार्म भी कर रहा है। तो ऐसे स्टेटमेंट आपको अशोका से जरूर मिले। और इंस्क्रिप्शन की जब बात करोगे तो इंस्क्रिप्शंस मोस्टली आर कनेक्टेड टू अशोका, नॉट लाइकली कि दूसरे राजाओं ने इंस्क्रिप्शन नहीं बनाए। यहां पे अगर आप देखोगे समुद्रगुप्ता का इंस्क्रिप्शन है, हर्षवर्धना का इंस्क्रिप्शन है, राइट, बाणाभट्टा ने जो लिखा हुआ है। तो हर्षवर्धना वाज आल्सो क्वाइट रिलीजियसली टॉलरेंट, बट नन वर टॉलरेंट as Ashoka। तो कृष्णदेवराय was also tolerant, but to a large extent you can guess here, educated guess आपको ये बताएगा कि अशोका is the right answer, you can try this, right? अब इसके अलावा एक और चीज आपको ध्यान देनी है, आपकी मेमोरी के अलावा एनालिसिस के ऊपर कैसे ध्यान देना है। अब यहां पे ये थोड़ा सा टफ सवाल है, अगर आपने पढ़ा नहीं है, हिस्ट्री का सवाल है विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कुल्य वापा और द्रोण वापा क्या डिनोट करते हैं। अब सबसे पहला आपके लिए एक होमवर्क है, जब भी आप मिडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे, आपको एक काम करना है, एनसीईआरटी से ऐसे टर्म्स का एक लिस्ट बनाना है आपके लिए कि क्या होता है ये टर्म और क्या होता है इसका मतलब। क्योंकि इसी तरह के सवाल आते हैं बहुत ही सिंपल से। अगर आपको पता है इट इज वेरी वेरी इजी, लेकिन अगर आपको पता नहीं है, अगर आपने अपने स्कूल में, अगर आप सीबीएसई से बिलोंग करते हैं, सीबीएसई सिलेबस है, तो आपने संस्कृत में थोड़ा सा पढ़ा होगा, संस्कृत थोड़ा सा आपने देखा होगा, संस्कृत के कुछ श्लोक पढ़े होंगे जहां पे आपको पता है वापा का मतलब क्या होता है। वापा, VAPA, देखिए वापा का मतलब है सो करना, राइट, यानी कि बीज बोना, राइट, वापा का मतलब। तो इससे आपको पता चलता है कि कुछ लैंड से जुड़ा हुआ है। देखिए यहां पे 2 ऑप्शन है, अर्बन लैंड और मेजरमेंट ऑफ लैंड। देखिए कुल्य वापा से आप देख सकते हो, कुल्य मतलब एक कुल्लड़, कुल्य जिसके अंदर सीड्स होते हैं जिसको आप स्प्रेड करोगे, राइट, और जितना उस कुल्य से आप स्प्रेड कर पाओगे सीड्स, उतना उस लैंड का मेजरमेंट होता है। तो दिस इज रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ लैंड। अगेन दिस इज अ टफ क्वेश्चन, अगर आपको पता है तो इट इज वेरी वेरी इजी, अगर नहीं पता है तो आप अपने थोड़े से दिमाग के चक्षाणुओं को एक्टिवेट कर सकते हैं और याद कर सकते हो कुछ संस्कृत के टर्म्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, देन यू कैन फाइनली कम टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एंड अगेन रिमेंबर, अगर नहीं पता है तो इट इज बेटर नॉट टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, बट if you remember what is the meaning of vapa, if you connect a few things, then you can eventually come down to measurement of land as the option for this particular question। तो चलिए दोस्तों, हैक 3 के बाद हैक 4 पे चलते हैं। हैक 4 बहुत ही जरूरी हैक है, क्योंकि यहां पे आपको खुद के ऊपर भरोसा करना है, खुद की प्रिपरेशन के ऊपर भरोसा करना है। यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ, आपको खुद को क्रेडिट देना है कि मैंने पढ़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो केवल कॉन्फिडेंस से आप सॉल्व कर सकते हो। कॉन्फिडेंस कैसा कि आई हैव प्रिपेयर्ड, आई नो माई प्रिपरेशन वेरी वेरी वेल, एंड
थ्रू आउट माई प्रिपरेशन आई मस्ट हैव हर्ड अबाउट दीज थिंग्स, उससे आप जीरो इन करोगे आंसर के ऊपर। और आपको एक चीज पे ध्यान देना है, आपको ईगो नहीं रखना है एग्जाम में। देखिए ईगो का मतलब क्या है, बहुत सी बार ऐसे होता है स्टूडेंट्स के साथ कि जो टॉपिक आपको पता होता है उस पर एक सवाल आ जाता है और आप खुद को सवाल करने शुरू कर दोगे, आप खुद के ऊपर प्रश्न उठाने शुरू कर दोगे कि यार ये मैंने पढ़ा हुआ है, व्हाई एम आई नॉट एबल टू सॉल्व दिस। ये आपको नहीं करना है, ईगो पे नहीं लेना है सवाल को। अगर नहीं पता है जस्ट लीव द क्वेश्चन, आप सवाल छोड़ सकते हो, 10 सवाल 15 सवाल छोड़ सकते हो, 20 सवाल तक छोड़ सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर एक्यूरेसी लेवल, नॉट अ प्रॉब्लम। तो ईगो पे सवाल नहीं लेना है, राइट। इससे ट्रस्ट आपको कैसे करना है, चलिए एक सवाल देखते हैं और कैसे आप खुद को ट्रस्ट करने वाले। ये सवाल है हिस्ट्री का। फिर से देखिए यहां पे सवाल पूछा गया है, द विठल विध्वंसक द मंथली जर्नल टू हैव द अनटचेबल पीपल एज इट्स टारगेट ऑडियंस वाज पब्लिश्ड बाय। अब किसने पब्लिश किया है इसको? अब यहां पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है गोपाल बाबा वलंकर, दूसरा ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, तीसरा है गांधी, चौथा है अंबेडकर, राइट। अब आप इस चीज पे देखोगे विठल विध्वंसक, ये जो मंथली जर्नल है किसने इसको पब्लिश किया है, टारगेट ऑडियंस कौन था, अनटचेबल पीपल थे। तो आप इससे थोड़ा सा डायरेक्शन पे जा सकते हो कि ये तीनों जो लीडर्स हैं आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, ज्योतिबा फुले के बारे में, अनटचेबल पीपल के उन्होंने फाइट किया है, गांधी हरिजन लोगों के लिए फाइट, अंबेडकर अनटचेबल्स डिप्रेस क्लासेस के लिए। लेकिन आपको खुद की प्रिपरेशन पे ऐसे ट्रस्ट करना है कि अगर मैंने ज्योतिबा फुले को पढ़ा हुआ है, देखिए मुझे पता है कि ज्योतिबा फुले ऑन द बैक ऑफ माई माइंड अभी भी मुझे याद है ज्योतिबा फुले ने क्या लिखा हुआ। ज्योतिबा फुले ने लिखा हुआ है गुलामगिरी। अब गुलामगिरी क्या है? गुलामगिरी वहां पे उन्होंने कंपेयर किया है अमेरिकन स्लेव सिस्टम को यहाँ पे इंडियन कास्ट सिस्टम के साथ। उसके अलावा उन्होंने लिखा है सत्य धर्म लिखा है उन्होंने, राइट। उसके अलावा तृतीय रत्न उन्होंने लिखा हुआ है, राइट। बहुत सारी किताबें लिखी हुई उन्होंने, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने देखा हुआ है, राइट। तो ज्योतिबा फुले ने विठल विध्वंसक लिखा है नहीं, लेकिन मेरी प्रिपरेशन में मैंने कहीं ना कहीं तो ध्यान दिया होगा। ये आपको भरोसा रखना है कि आई हैव रेड। अब गांधी के बारे में आई नो गांधी हैज रिटन हिंद स्वराज, राइट। गांधी हैज रिटन इंडियन ओपिनियन, बहुत सारी चीजें लिखी हुई जहां पे मैंने विठल विध्वंसक कभी नहीं सुना। अब अंबेडकर की बात करेंगे, अंबेडकर हैज बीन चैंपियन ऑफ अनटचेबल्स। अंबेडकर ने भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, एनाइलेशन ऑफ कास्ट लिखा हुआ है, राइट। इंडियन रूपी के ऊपर भी उन्होंने लिखा हुआ है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें मूक नायक उनका जर्नल था, बहुत सारी चीजें, ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई, लेकिन कहीं पे आपने विठल विध्वंसक नहीं ध्यान दिया। तो आप अगर अपनी प्रिपरेशन को ट्रस्ट करोगे, अगर आपको ये नाम भी पता नहीं गोपाल बाबा वलंकर, तो यू कैन जीरो इन ऑन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, क्योंकि आपने बाकी 3 लोगों के बारे में काफी एक्सटेंसिवली पढ़ा हुआ है। तो द ऑप्शन हियर इज ए इटसेल्फ। गोपाल बाबा वलंकर ने लिखा हुआ है विठल विध्वंसक, अगेन अनटचेबल पीपल के लिखा है, मतलब ब्राह्मणिकल टिरनी को स्टॉप करने के लिए उन्होंने ये चीज लिखी हुई थी। और अगर आप बाद में, अभी तो आई एम क्वाइट श्योर कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने, बहुत सारे लोगों ने इस पर रिसर्च किया हुआ है, गोपाल बाबा वलंकर के ऊपर बहुत लोगों ने पीएचडी कर दी होगी, अभी इट इज क्वाइट कॉमन। लेकिन एग्जाम में आपको यही मदद करेगा। एग्जाम में बहुत बार ऐसी चीजें आएंगी जो आपने पढ़ी नहीं है लेकिन बाकी चीजें पढ़ी हुई है। आप ट्रस्ट कीजिए कि आई हैव रेड दीज पीपल वेरी वेल, सो what I have not read is Vital Vidwansak, which is not connected with these 3 people. So that is connected with Gopal Baba Walankar, right? This is the hack. Trust yourself with zero ego. Do not take questions on your ego, right? एक और सवाल देखते हैं ऐसा ही, देखिए, under the Kisan Credit Scheme, short-term credit support is given to farmers for which of the following? अब यहां पे आपको आपकी प्रिपरेशन को कैसे ट्रस्ट करना है, यहां पे आपको मल्टीपल हैक्स यूज करने हैं। आपकी प्रिपरेशन लेवल आप देखोगे कि यार मैंने किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम तो पढ़ा हुआ है, गवर्नमेंट स्कीम तो मैंने बहुत सारी पढ़ी हुई है, लेकिन इसकी डिटेल्स में नहीं गया, मैं इसकी गाइडलाइंस नहीं पढ़ी, मैंने रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पढ़े, तो आप थोड़ा सा प्रेशर में आ जाओगे। प्रेशर में नहीं आना है, आपको बस पढ़ना है कुछ चीजें, और आपको यहां पे भी ध्यान देना है उस हैक के ऊपर जहां पे मैंने आपको बताया रीड बिटवीन द लाइन्स। सबसे पहले तो एक स्कीम के बारे में है, आपकी प्रिपरेशन में आपने किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में पढ़ा है लेकिन आपको याद नहीं आ रहा है, डिटेल्स आपने पढ़ी, लेकिन यहां पे आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट। तो इस चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट। अब आपको याद रखना है शॉर्ट टर्म क्रेडिट, और ऑप्शंस में देखना है क्या शॉर्ट टर्म क्रेडिट नहीं है, आपको चट से जवाब मिल जाएगा। इनफैक्ट बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहला है स्टेटमेंट वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट्स। अब वर्किंग कैपिटल डे टू डे वर्किंग कैपिटल है तो लार्ज एक्सटेंट यस, यहां पे एलिमिनेशन करेंगे। अब दूसरा ऑप्शन जैसे आप देखोगे परचेज ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर और मिनी ट्रक्स। अब देखिए क्या ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट है? सिंपल से लॉजिक लगाइए, अगर मैं एक किसान हूं, किसान क्रेडिट कार्ड में शॉर्ट टर्म क्रेडिट क्या होता है? अगर मैं ट्रैक्टर खरीदना चाहता हूं जिसका रेट अप्रोक्सीमेटली 9 से 10 लाख रुपए है विद ऑल द इक्विपमेंट, उससे भी ज्यादा हो सकता है, तो क्या ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट होगा? नहीं।
आप यहाँ पे सीधे सीधे एलिमिनेट कर सकते हो कि भैया ये हार्वेस्टर हो गया लाखों में आता है, ट्रैक्टर हो गया लाखों में आता है, ट्रक्स आते हैं लाखों में आते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट नहीं हो। जैसे आप 2 एलिमिनेट करोगे तो आंसर ही पता चलेगा आपको, राइट। तो 2 आप एलिमिनेट करोगे, दिस इज गॉन एज वेल एज दिस गॉन, तो यू डायरेक्टली रीच द आंसर। लेकिन आप चलिए पढ़ते हैं। तीसरा, कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्म हाउस होल्ड, बिल्कुल डे टू डे रिक्वायरमेंट है। छोटे से क्रेडिट से आप कंजम्पशन रिक्वायरमेंट आपकी कंप्लीट कर दोगे। सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट आपको मिलेगा, बिल्कुल सही है। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, पोस्ट हार्वेस्ट मतलब जैसे स्टोरेज की हो गई, स्टोरेज के बाद जैसे चींटियां है, कुछ प्रॉब्लम है जहां पे हार्वेस्ट में आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, चूहे प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस के लिए भी आपको मिलेगा क्रेडिट। अब जो 5वां है, इससे आप क्लियरली एलिमिनेट कर दोगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस। अब बहुत ही सिंपल है, घर अगर बनाना है मुझे तो भैया लाखों का लोन चाहिए, तो क्या ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट है? किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में शॉर्ट टर्म क्रेडिट मिलता है कि मुझे घर बनाने के लिए? एब्सोल्युटली रॉन्ग है। तो आप यहां पे भी देख सकते हो, 5 एलिमिनेट कीजिए, 5 एलिमिनेट कीजिए, 5 एलिमिनेट कीजिए, यू विल रीच टू द आंसर बी 1, 3 एंड 4। दैट इज व्हाई दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, राइट। तो इस तरह की हैक आपको यूज करनी है ताकि आप एलिमिनेट करें, और वो जो लास्ट पुश है आपका 10 सवालों के, 8 से 10 सवालों के जो आपको 20 मार्क्स देंगे, वो रीच करना है, एंड यू हैव टू क्लियर योर प्रीलिम्स। अब मैं अपना 5वां हैक बताने वाला हूं। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है, सबसे डेंजरस हैक है। इसको आप अपनी खुद की डिस्क्रिप्शन पे इस्तेमाल करोगे कॉशनरी नोट के साथ, राइट। क्यों? क्योंकि जो हैक है, ये मेरा वाला हैक है, ऑल ऑफ द अबव, और यहां पे कॉशन प्लीज यूज एट योर ओन रिस्क। अब ये मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से बताता हूं क्यों मैंने कहा ये। देखिए, बहुत बार मेरे साथ तो ऐसे बहुत बार हुआ ही प्रीलिम्स में कि कुछ सवाल में मैंने ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन ऐसे ही लगा दे जब मैं रिस्क में हूं, जब मुझे सवाल चाहिए, जब आई हैव टू गेट समथिंग राइट, वेयर आई हैव टू गो फॉर सम एजुकेटेड गेस। और ये मैं इन जनरल, अब ये मेरा एक बायस जरूर हो सकता है, ये मैं इस्तेमाल करता हूं नॉर्मली साइंस एंड टेक सवालों में। अब साइंस एंड टेक में क्यों इस्तेमाल करता हूं? क्योंकि मेरा खुद का ओपिनियन ऐसा है कि बहुत बार यूपीएससी के पेपर में ये होता है, वो लोगों को नॉलेज देना चाहते हैं कुछ नए टॉपिक के बारे में, तो उसके ऊपर जब भी सवाल बनते हैं, मोर और लेस ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस होते हैं। तो आपको ये यूज करना है अपनी एक्सपीरियंस से, राइट। ऐसा नहीं कि रैंडमली इसको इस्तेमाल करना है। प्लीज चलिए मैं आपको कुछ सवालों से उदाहरण देके बताता हूं कि किस तरह इस्तेमाल करना है। एक 2020 की प्रीलिम्स में मैं एक और सवाल भी आपके साथ डिस्कस करूंगा जहां पे ये नहीं था, राइट। चलिए बात करते हैं। एक है बेंजीन पोल्यूशन के ऊपर। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन और फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्लोजन ऑफ बेंजीन पोल्यूशन। और आप देखोगे यहां पे सारे ऑप्शन ऐसे हैं, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, बेंजीन होता है या नहीं मुझे नहीं पता, बट yes to a large extent I can guess yes. Tobacco smoke, wood burning, varnished furniture, using products of polyurethane, सभी जगह पे मुझे पता है कि बेंजीन पोल्यूशन होने की आसार है। तो आई वुड रीच 1, 2, 3, 4, 5 ऑल ऑफ द अबव, अगेन एट योर ओन रिस्क, राइट। अब इसके अलावा एक क्लासिक सवाल जो मैंने कहा आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला, वो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आजकल समझिए बहुत ज्यादा बजवर्ड बना हुआ। एआई, everybody is talking about AI, नीति आयोग is talking about AI, डावोस फोरम पे बात चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो आप AI के बारे में बात करोगे, यहां पे AI की सवाल है, विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट AI कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब आप जैसे ऑप्शन पढ़ोगे, ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, अगर आपको उदाहरण याद भी नहीं आ रहा है तो टू अ लार्ज एक्सटेंट यस, विद AI व्हाट आई कैन डू, आई कैन ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ द फैन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इस्तेमाल करेंगे, राइट। अगर मैं कहूंगा, इंस्ट्रक्शन दूंगा, फैन ऑन हो जाए, ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, राइट। मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज बना सकते हैं, डिजीज डायग्नोसिस कर सकते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्शन कर सकते हैं, वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कर सकते हैं। ये तो आपने ऐड में देखा ही होगा, वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी जो आपके कारों में आ रही है, मोबाइल फोन को आप वायरलेसली चार्ज कर सकते हो। ये सब चीजें हैं जो आप कर सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। और अगर आपको उदाहरण याद भी नहीं आ रहा है, टू लार्ज एक्सटेंट यू कैन गो फॉर 1, 2, 3, 4, 5, विच आई वुड से इज अ रादर सेफ बेट। अटेम्प्ट नहीं करने से अच्छा है कि इसको अटेम्प्ट कर दिया जाए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा इसकी सही होने की। अब आपको ध्यान देना है, ये एक्सपीरियंस के साथ करना है, ऐसा नहीं कि आपको अंधाधुंध सारे ऑल ऑफ द अबव लगाना है, याद रखना है आपको। एक और सवाल आया था यहां पे 2020 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, राइट। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर सवाल था जिसमें एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिया हुआ था। वहां पे उन्होंने कहा था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज ओनली यूज्ड फॉर क्रिप्टो करेंसीज, व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, राइट। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हाल ही में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैंने आर्टिकल पढ़ा था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, किस तरह से इसके एप्लीकेशन हो सकते हैं। एक बहुत ही अमेजिंग एप्लीकेशन में पढ़ रहा था।
अगर एस्पिरेंट्स चाहे, स्टूडेंट्स चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च जरूर कर सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हमारे जस्टिस सिस्टम में किस तरह इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, डू लेट मी नो, राइट, अगर आप इसके बारे में पढ़ोगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं, देखिए हमारे जस्टिस सिस्टम में हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि एक कहीं से एविडेंस आया, चेन ऑफ एविडेंस, एफआईआर फाइल करने के बाद हवालदार से समझ लीजिए एसआई के पास पहुंचा, एसआई से सीआईडी के पास पहुंचा, सीआईडी से सीबीआई तक पहुंचा। जब तक एविडेंस पहुंचेगा तो टैंपर हो जाएगा, राइट। और बहुत बार ऐसे हो चुके हैं कि जो लोग एविडेंस दे रहे हैं, जो लोग अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज एक स्टेटमेंट दे दी, कल एक स्टेटमेंट दे दी, रिकॉर्ड करा दी रहे। अब हम लोगों ने बहुत सारे केसेस में देखा है ऐसी चीज होती है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अगर हम लोग जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में इस्तेमाल करेंगे तो एविडेंस एकदम फुल प्रूफ हो जाएगा, स्टेटमेंट फुल प्रूफ हो जाएगा। तो क्या इसे हम लोग अपनी जस्टिस सिस्टम को अच्छा बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं? डू रिसर्च ऑन दिस एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको क्या लगता है इसके बारे में, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी न्यू एंड अ वेरी गुड आइडिया हाउ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वेयर अ लेडजर सिस्टम, जहां पे ओपन सिस्टम है, जहां पे आपको पता चल जाएगा कि भैया एक स्टेटमेंट आया है, एक एविडेंस आया है, तो इसको बहुत से लोगों ने लेजर पे डाल के बता दिया कि सही है, इट्स डन एंड डस्टेड, नोबडी कैन टैम्पर इट नाउ, राइट। सो कैन वी यूज इट इन आवर जुडिशियल सिस्टम? लेट मी नो योर थॉट्स। चलिए, इसके अलावा एक और सवाल के बारे में डिस्कस करते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स के ऊपर एक सवाल है। With reference to carbon nanotubes, consider the following statements. They can be used as carrier of drug and antigens in human body. अगर आप साइंस एंड टेक पढ़ चुके हैं, अगर आप इस तरह के नए टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, तो you do know, yes, ड्रग डिलीवरी इस्तेमाल किया जा सकता है। They can be made into artificial blood capillaries. छोटी छोटी कार्बन nanotubes you can incorporate in your body and they can be made as artificial blood capillaries. injured parts में यूज किया जा सकता है। बायोकेमिकल सेंसर्स करके इस्तेमाल किया जा सकता है। अब एक डाउट आपको आ सकता है, कार्बन नैनोट्यूब्स बायोडिग्रेडेबल है या नहीं? एब्सोल्युटली है। तो ये भी आपको डी मिल जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। तो ये मेरा पर्सनल हैक है, प्लीज इसको थोड़ा सा एकदम कॉशन से इस्तेमाल कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिएगा इसको। जब भी आप मॉक लोगे तो आप वहां पे अंडरस्टैंड कीजिए किस तरह के सवाल होते हैं, जहां पे समझ लीजिए यूपीएससी इज ट्राइंग टू गिव यू सम नॉलेज ऑफ सम न्यू टॉपिक, ऑफ सम न्यू थिंग, वेयर दे आर गिविंग यू मोर एंड मोर स्टेटमेंट्स विच आर मोर और लेस करेक्ट। और ऐसा बहुत बार हुआ है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो, किसी स्पेस से जुड़ी हुई चीज है, राइट, कुछ प्लाज्मा है, कुछ न्यूट्रॉन है, राइट, पल्सार है, कुछ इस तरह की चीजें जब भी आती है तो मोर और लेस यूपीएससी ने ज्ञान देने की कोशिश की है, so that you understand this science and tech topic. Again, cautionary note, use it very very carefully, only in case of an emergency, right? So these are the 5 hacks which I feel personally जो आपको एग्जाम में इस्तेमाल आ सकते हैं। फिर से मैं अपना डिस्कशन एंड करना चाहूंगा इस चीज को बताकर कि आपको ये हैक्स कब इस्तेमाल करने, जब आपने श्योर शॉट 50 या फिर 40 से 50 तक सवाल आपने कर दिए हैं, आपका स्कोर अप्रोक्सीमेटली आपको लग रहा है कि यार मैं थोड़ा सा फंस गया हूं 100 के आसपास, तो मुझे थोड़ा सा पुश चाहिए, देन यू कैन टेक दिस पर्टिकुलर रिस्क विच विल हेल्प यू, राइट। अगर आपको पॉजिटिव रहेगा, अगर आपको +5 +10 भी आ जाएगा, देन ऑल्सो यू विल क्लियर द एग्जाम एंड यू हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ राइटिंग द मेंस, राइट। विद दिस नोट, लेट मी एंड माय डिस्कशन, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन एंड लेट मी एंड माय डिस्कशन अगेन विथ एन एडवाइस। सब लोग सवाल पूछ रहे हैं, मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आए जहां पे उन्होंने सवाल पूछे कि सर क्या प्रीलिम्स की डेट आगे जाएगी? मुझे नहीं पता है भैया, किसी को नहीं पता है। सो उस डेट को आप मत सोचिएगा, आपका धर्म है पढ़ाई करना, आपका धर्म है कि आपको याद रखना है जून 27 को एग्जाम है, उसी माइंडसेट से आपको पढ़ाई करनी है, उसी माइंडसेट से आपका शेड्यूल भी बना हुआ है। जस्ट फॉलो इट, डू नॉट थिंक about the date. So that is it right now from my side on this part of discussion. And if you're preparing for UPSC, please go to studyiq.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप जहां पे स्मार्ट कोर्स पढ़ा है, प्रीलिम्स और मेंस का डेटा पढ़ा हुआ है। वी हैव अ टेस्ट सीरीज जहां पे 40 टेस्ट आपको अवेलेबल है, सेक्शनल टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, जहां पे आपको प्रिपरेशन में हेल्प हो जाएगी। यहाँ पे जो मैंने हैक्स आपको बताए हैं वो आप उन टेस्ट में इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आप समझो और इवेंचुअली जब आप एग्जाम दो तो वहां पे आप सेफली इन हैक्स को इस्तेमाल करें। अब ऐसा नहीं कि सारी हैक्स में आपको 100% गारंटीड करेक्ट आंसर्स मिलेंगे, एक आध गलत भी हो जाएगा, तब भी आप याद रखिएगा कि आपका नेट स्कोर क्या हो रहा है। कि अगर आपने 10 अटेम्प्ट किए हैं, उसमें से इमेजिन कीजिए 2 गलत हो गए, तब भी आपका नेट स्कोर इज पॉजिटिव ओनली, विच विल हेल्प यू टू गेट थ्रू द प्रीलिम्स 2021. So that is it right now from my side on this part of discussion. All the very best. Thank you very much. Jai Hind.